हाँ देखिए, तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हेनरी लॉ का तो इक्वेशन हमारे पास एक ही है, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, यही था। पी लिखे थे, एच नहीं लिखे थे, चलो ठीक है। पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, जहां पे पी क्या है, प्रेशर ऑफ दैट गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही था ना हमारा स्टेटमेंट। और वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने के एच लगाया था, हेनरी कांस्टेंट। तो ये हमारा इक्वेशन है, राइट। अब इसमें एक पॉइंट बस और ऐड कर लेना कि प्रेशर एट एसटीपी, क्वेश्चन लिख लो पूरा, प्रेशर एट एसटीपी 0.987 बार। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो फॉर्मूला वो यूज करेंगे, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो के एच हो जाएगा आपका P अपॉन एक्स। तो P तो हमारे पास गिवन है, एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक्स कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है आपके पास कि H2S का सॉल्युबिलिटी कितना है, 0.195 मोलाल, मोलालिटी दी हुई है, पर हमको तो मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, पहले बताओ 0.195 मोलाल का मतलब क्या होता है जल्दी। हाँ, 1 kg सॉल्वेंट में, हाँ इतना मोल, 0.195 मोल ऑफ H2S है, समझ रहे। मतलब आपके पास H2S का तो नंबर ऑफ मोल है, पानी का नंबर ऑफ मोल चाहिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। तो 1 किलो पानी मतलब कितना मोल, हाँ अब याद हो गया ना, 55.5। 1 किलो पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 डिवाइडेड बाय 18 विल बी 55.5 मोल। तो अब निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, number of moles of H2S which is 0.195 divided by 0.195 plus 55.5, कितना होगा देखो ये, 0.195 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे तो 55.695, क्या 55, हाँ मैं पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले रहा हूँ, उस समय अपन वही लिए थे ना, 55.5 ही लिए थे। तो ऐड करेंगे तो वही तो आएगा, 0.195 ऐड हो जाएगा 500 में, ये कुछ नहीं तो डबल जीरो है ना कुछ, मतलब ऐड करेंगे तो 195 सीधा ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 195 कितना होता है, 695। ठीक है, हाँ इसको डिवाइड करिए तो आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा। बस फिर अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो के एच आ जाएगा, मतलब दो दो डिवीजन करना पड़ेगा अभी, एक बार ये डिवाइड करो और फिर पी से इसको डिवाइड करो, या फिर सीधा इसको यहां लेके चले जाओ, एक ही मतलब है, एक डिवीजन कम हो जाएगा पर मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, आप इसको सीधा उठा के यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा, के एच की वैल्यू, के एच इज इक्वल्स टू पी इज 0.987 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू सीधा वही रखता हूं, 55 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 55.695 डिवाइडेड बाय 0.195, वही चीज है, एक मल्टीप्लीकेशन बढ़ गया ना यहाँ पे, वहां पे डिवीजन करके फिर यहां डिवाइड करते, यहां मल्टीप्लीकेशन करके एक बार डिवीजन करना है, करिए। पॉइंट कहीं से भी कैंसिल कर सकते, ये वाला और इसका भी पॉइंट कैंसिल कर दो, या फिर इन दोनों का पॉइंट कैंसिल कर दो, है ना। करिए जल्दी से। सुन, 55695 इंटू 987, ये कर रहे हो क्या, फिर 195 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा,
यही है क्या? देखो हमने इनका पॉइंट अगर हटा भी दिया तब भी आपके पास 3 यहां तो पॉइंट लगने ही वाले हैं। तो फाइनली 54970 54970.965 को डिवाइड करना पड़ेगा 195 से, जो पे अप्रोक्स 2, हाँ 52 कर दी कैलसी से। इतना मेहनत करके किया पूरा कैलसी कर दी। 2 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 19 का टेबल चलाओगे तो 2 में जाएगा, 9 3 टाइम्स में तो पार हो जाएगा, आया ना। 19 3 साहब 57 हो जाएगा ना, और ये तो 54 ही है, तो 2 ही बार में जाने वाला है। तो 2 5 10 का 0 कैरी 1, 18 + 1 19 का 9 कैरी 1, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9, 14 में से 9 गया 5, इतना ही बचेगा, और ये 1। ठीक है, अब 7 को नीचे लेके आते हैं। अब ये 1597 है, ये 195 है, तो इस 7 या 8 टाइम्स में, तो 8 बोल रहा है तो चलो 8 टाइम्स में कर देते। 8 5 40 का 0 कैरी 4, 872 और 676 7 और 59 1560, कितना बचा 37। ये फिर से 2 से तो नहीं जाएगा, 1 से ही जाएगा ना, वो बाद में अप्रॉक्स होगा, मतलब आप 282 देख लियो ना, तो ये 1 टाइम में जाएगा पर, तो कितना हो जाएगा ये 281, ये पॉइंट नहीं है ना, 1 टाइम में 195। अगेन अब ये कितने बार में जाएगा, 8 या 9 टाइम में जाएगा। जब 8 टाइम में 1560 था तो 9 टाइम्स हो जाएगा ना कम से कम, तो 281.9 को अप्रोक्सीमेटली 282 लिख देंगे। फाइनल आंसर इज 282 बार। ये इसलिए किया हो ताकि आप लोग को ऐसा लगे सर हमारे ऊपर छोड़ देते, कुछ कुछ खुद तो कुछ करते नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये पेपर में तो आप ही बनाओगे कि मैं बनाऊंगा वहां के आके। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, इस टाइप कैलकुलेशन इस चैप्टर में शुरू शुरू में रहेगा, तो अपन को आलस नहीं दिखाना है ना। एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन करना पड़ा, आंसर आ गया। अरे हाँ है ना। देखो जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उनमें कैलकुलेशन तो होगी, जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस्ड होंगे ना उनमें कैलकुलेशन नहीं होती, फिर उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, और वो तो बचपन से करते हुए आ रहे हो क्या। चलो डन, समझ गए क्या। तो आंसर इज 282 बार के एच का वैल्यू। फिर से समझना, फॉर्मुला एक ही है, हेनरी लॉ में अपन ने दूसरा फॉर्मुला पढ़ा ही नहीं है, तो फॉर्मुला तो वही है, घूम फिर के वही यूज करना है। निकालना कोई एक चीज रहेगी, गिवन 2 चीज रहेगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रेशर दिया हुआ था और एक्स डायरेक्टली नहीं दिया था, वरना फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता ना, थोड़ा तो दिमाग लगवाएगा। तो उस मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपने मोलालिटी का यूज किया, यू यूज मोलालिटी टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, तब फिर अब पुट कर दिया यहाँ पे तो केएच आ जाएगा। और इसके पहले जो अपना वो नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन था, नाइट्रोजन गैस वाज बबल्ड करके क्वेश्चन था ना एक, आ गया ये रहा। इसमें क्या दिया था, इसमें भी आपको प्रेशर दिया हुआ था, है ना, और आपको केएच दिया हुआ था। निकालना क्या था, पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो एक्चुअली आपको एक्स निकालना था, सॉरी, पी दिया था और के एच दिया था, तो एक्स निकालना था। और एक्स भी नहीं निकालना था, क्या निकालने बोला था, मिलीमोल। एक्स निकालने बोलता तो इजी होता क्वेश्चन। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद मोल निकालने बोला, तो फॉर्मुला तो वही है ना हमारा, मोल फ्रैक्शन एक बार अगर निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन ऑफ N2 अपॉन एन ऑफ N2 प्लस एन ऑफ H2O। अब यहां तो ये मिलीमोल में था इसलिए अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया था पूरा, बट यहां तो 0.195 है ना, 0.195 तो ज्यादा कोई छोटा क्वांटिटी नहीं है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिए तो 55.695 आ गया नीचे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये वाली बात कर रहा हूं कि यहां हमने नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये उतना छोटा नंबर भी नहीं है ना इसके सामने, वो तो मिलीमोल में था, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिए थे। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चलिए ये वाला बनाइए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल। हेनरी लॉ दिया है केएच, हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच दिया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी निकालने बोला, मतलब मास निकालना है, ग्राम। क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपके पास है ना आधा लीटर की सोडा बॉटल है, उसमें CO2 कितना ग्राम भरे होंगे ये पूछ रहा है। व्हेन
पैक्ड अंडर 2.5 CO2 प्रेशर। ये क्या दिया हुआ है? P। हाँ, ये P दिया हुआ है, KH दिया। क्या निकालना है? पहले X, फिर उस मोल फ्रैक्शन से मोल, फिर मोल से मास। 3 स्टेप हो जाएगा। अब जो पूछेगा वो निकालना पड़ेगा ना भाई। सुन रहे हो क्या? वो नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन में मोल पूछा था, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाले, फिर मोल्स निकाल दिए। इस वाले क्वेश्चन में मास पूछा है, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर मोल निकालोगे, फिर मास निकलेगा। एम आई क्लियर? ये सब तो कनेक्टेड ही तो है। एक बार अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, और फिर मोल और मास को तो मैंने कन्वर्जन करना उस दिन आपको बताया था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास से मल्टीप्लाई करना रहेगा नंबर ऑफ मोल को। आपको टाइमिंग नहीं पता था क्या आज? मैं तो तीनों को टाइम डलवाया था, 5 से 5:30 से 7 वाला। चलो ठीक है, क्वेश्चन ही कर रहे थे। हाँ जल्दी करो वाला क्वेश्चन। गिवन क्या क्या है पहले लिख लो। के एच गिवन है हमें 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और पी गिवन है 2.5 ATM। अब दोनों को अलग अलग तो लेंगे नहीं, सुन रहे हैं क्या? एक ही क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट थोड़ा लोगे। या तो उसको पास्कल को एटीएम में करो, या तो एटीएम को पास्कल में करो। तो एटीएम से पास्कल में करना आसान है, उसमें डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो लिख लो नीचे 1 ATM इज इक्वल्स टू 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल। 1,00,000। 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करो उसको पास्कल में। 2.5 इंटू 101325, इतना पास्कल आएगा ये। अब आपके पास P है, आपके पास KH है, X निकाल लो। ठीक है, पर अभी हमारा क्वेश्चन वहां खत्म नहीं होगा, देखिए हमसे पूछा है क्वांटिटी, तो मास निकालना है, मास तक जाना है हमें। पर लॉ से तो पहले मोल फ्रैक्शन ही आएगा। लॉ से पहले क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालिए जल्दी से। पहले तो ये बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाओ। एक्स निकालो, एक्स निकालिए। एक्स निकालिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 in the 500 ml of bottle। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है बोले? 2.5 इंटू 10⁵ पूरा गायब ही कर दिए। तो आपने उसको क्या लिख दिया? 2.5 इंटू 10⁵। ये इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा है ना फाइनल। तो इसका मल्टीप्लीकेशन और ये जो लिखा है इसमें डिफरेंस हो जाएगा ना बहुत।
आपके हिसाब से इट इज 25 ये है, अगर ऐसे लिखते हो तो, बट वो तो नंबर आ रहे हैं ना और आगे। हाँ, 25341 2.5, हाँ। और डिवाइडेड बाय में आपका ये, इसको 10 से इसको दे दो ना, 2 10, तो 167 हो जाएगा, है ना। और इसको अलग से ही लिख दो आप, 10⁻⁻, ऊपर ला करके 10⁻⁻6, इसको अलग से रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो डिवाइड हो जाएगा ना। 25341 डिवाइडेड बाय 167, जो कि एक बार में जाएगा पहले, देखिए 16 का टेबल में 2 टाइम तो 32 हो जाएगा, तो 167, 13 में से 7 गया हो जाएगा आपका ये 6, फिर 14 में से 6 गया 8, बस इसको नीचे ले आते हैं। अब बताइए ये जाएगा 4 टाइम्स में, 5 में भी चला जाएगा, हाँ 5 में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 7 35 का 5 कैरी 3, क्या बोला, 835, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 29 आएगा। अगेन 1 टाइम 167, ठीक है। अब बताइए, सिक्स नहीं, और आगे भी जाएगा 7 टाइम। हाँ, 5168, ये वाला, ये ऐसा, ये वाला, इसके 3 आएगा, पूरा गड़बड़ कर दिया। ये वाला बोल रहा है ना, मतलब 2533 आ रहा है। अरे मल्टीप्लीकेशन तो सही करो, आपका भी यही आ रहा था 2533, तो कोई रोका क्यों नहीं जब 2534 लगाया, कहाँ बोले थे। वाह, ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक्स का वैल्यू आ रहा है 1.517 इंटू 10⁻⁻3, ये फाइनल आंसर है एक्स का वैल्यू। हाँ वो आ जाता 6 7 टाइम में, एक्चुअली 6 होता ही है ना, ये 6 समथिंग होता, फिर वो उसको राउंड ऑफ करते तो 7 हो जाता वो। ये आ रहा था 7, बट यहाँ गड़बड़ था ना, तो ये 1.1516 समथिंग कुछ आता, तो उसको अपन राउंड ऑफ करते तो ये 7 हो जाता ये, ठीक है। वो पावर दे दिया है, वो उसका उतना वैल्यू, मतलब उतना जगह नहीं बचा ना, तो वो सारे पावर चढ़ गए हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ये अभी नंबर ऑफ मोल आया, अभी हमारा काम खत्म नहीं, अभी 2 स्टेप बचे हैं। नंबर ऑफ मोल भी नहीं, ये क्या आया, मोल फ्रैक्शन आया है। पहले इससे आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तब CO2 का मास आएगा, समझिए, मतलब कोई टफ चीज नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गए हमारे बस। देखिए अभी अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, फॉर्मूला बताइए जल्दी से। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना है, हर बार वही लेना, अच्छे देख तो लो, 500 ml बोला है, 1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम होता है ना, तो उसको अपन ने 18 से डिवाइड किया तो 55.5 आया, पर ये तो आधा ही लीटर है, आधा लीटर मतलब 500 ग्राम, 500 डिवाइड बाय 18 मतलब वो 55.55 का आधा हो जाएगा, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे हाँ है ना, कैसे कर रहे हो, रॉकेट बनाना थोड़ा सिखा रहा हूं जैसे देख रहे हो। हाँ, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है अपने को, ये अपने निकाल चुके हैं 1.517, और इसको अप्रॉक्स कर दें क्या, ये तो बहुत छोटा नंबर है देखो, है ना, मोल फ्रैक्शन छोटा आ रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल भी छोटे ही होंगे, तो इसको आप अप्रॉक्स कर देना, कितना रहा, 27.78, 27.77 जाएगा, 27.78 कर देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा आपका N ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 27.78,
अब मल्टीप्लाई कर दो इसको x से, x तो निकाल चुके हो ऊपर पहले ही, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। यहां भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, मास निकालना बच्चा है अभी। फ्लो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? पहले हेनरी लॉ के फॉर्मूले से पहले मोल फ्रैक्शन निकलेगा, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, वो हमारा इक्वेशन में ही x है। पर अब पूछ लिया है मास, तो निकालोगे ना, मास की मोल फ्रैक्शन पे लाके छोड़ दोगे, नंबर नहीं मिलेगा पूरा फिर, अगर आप यहीं तक लाके छोड़ दोगे क्वेश्चन को। तो सुन रहे हैं क्या? तो मोल फ्रैक्शन निकल गया, अब मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि आपका मोल फ्रैक्शन है, इंटू 27.78। करो मल्टीप्लाई दोनों को, 27.78 इंटू 1.517, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आया है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल पूछा था तो यहां हमारा आंसर हो जाता। जैसे नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन में तो मिली मोल ही पूछा था ना, पर यहां मास भी पूछ दिया, तो एक स्टेप और बढ़ा दिया हमारा। कहीं कोई डाउट हो तो अभी रुक के पूछो, बाद में पूछने का सेंस नहीं है ना, मतलब जब पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया केमिस्ट्री, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी जो है टाइम है, खेत बचा लो चिड़िया के चुगने से पहले। कहीं किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में डाउट है तो अभी पूछो, शर्माओ मत, किसी को कुछ नहीं आता है। समझ रहे हैं क्या? कि मैं पूछूंगी या मैं पूछूंगा तो सब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, उनको कुछ आते ही नहीं तो क्या सोचेंगे? ये मल्टीप्लाई सीमा नीलेश कर रहे हो आप दोनों? यस सर कर रहे हैं। आया कुछ नंबर ऑफ मोल्स? 40 कुछ आ रहा है क्या? 30 कैसे आएगा? क्योंकि सोच, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 27 आएगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 27 का आधा कितना होता है? 13 समथिंग। तो 47 एंड 27 एंड 13, मतलब 40 प्लस आएगा कुछ आंसर। थोड़ा मैथ्स लगाओ ना यार। आप 1.5 गुना कर रहे हो, 27 का 1.5 गुना कितना होगा? 27 का 1.5 गुना, तो 27 तो रहेगा ही, उसका और आधा और ऐड करो ना, तो 27 प्लस 13, कम से कम 40 तो आना चाहिए आंसर। 47, 40, 42.14, ये 42.14 इंटू 10 टू द पावर -3, मत भूल जाना। इतना क्या है आपका अभी? मोल। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप? कुछ डाउट? हाँ हाँ, यही नंबर ऑफ मोल आ गया ना। अब मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है मोलार मास CO2 का? 44। मल्टीप्लाई कर दो 44 को इस नंबर से, आ गया हमारा फाइनल आंसर। आयुष, कोई स्टेप में डाउट है क्या? पीछे वाले पूछो। ये क्लियर है नंबर ऑफ मोल्स? अब मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 42.14 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 44। कोई डाउट किसी को? 44 कहां से आया? CO2 का मोलर मास होता है 32 प्लस 12। CO2 का मोलर मास क्या होता है? 32 प्लस 12। देखो यहां निकाल रहा हूं, 12 प्लस 32, दैट विल बी 44 ग्राम पर मोल। उससे मल्टीप्लाई कर दिए, फाइनल आंसर बताओ। 1.854 ग्राम आएगा। अब उसको 10 टू द पावर -3 करना, 1.854 ग्राम। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टू द पावर -3 किसका भी देना, विल बी 1.854 ग्राम। तो आधा लीटर सोडा बॉटल में 1.854 ग्राम CO2 भरा जाता है। ठीक है, वो भी इतने प्रेशर में, 2.5 ATM। मतलब अभी आप जो प्रेशर फील कर रहे हो ना सर के ऊपर, उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा। अभी 1 ATM प्रेशर फील कर रहे हैं, इससे 2.5 ATM ज्यादा या 2.5 टाइम्स ज्यादा प्रेशर से CO2 को बॉटल के अंदर भर के सील किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? पक्का 100%?
एक बार फिर से देखना पूरा समरी समझते क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको KH और P दिया था, बट एक गड़बड़ किया था क्वेश्चन में कि आपको दोनों का यूनिट अलग अलग दे दिया था। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप कहीं ना कहीं गलती करो, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं तो खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी कर रहे हो ना वो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नंबर तो मिलने नहीं वाला है, पर टाइम तो लग रहा है ना। तो सबसे पहले यही चीज ध्यान रखना, ये तो हमारा 9 का कंसेप्ट है भाई, हम यूनिट कभी अलग अलग थोड़ा लेंगे। आप 5 घंटे और 5 सेकंड को ऐड करके 10 घंटा थोड़ा बोल दोगे, 5 घंटा 5 सेकंड ही बोलोगे ना। तो यहाँ वही चीज हो रही है, आप प्रेशर पास्कल और एटीएम को एक साथ नहीं यूज कर सकते, आइदर कन्वर्ट एटीएम टू पास्कल या पास्कल टू एटीएम। तो हमें एटीएम टू पास्कल को कन्वर्ट करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम, ठीक है। तो यहां हमने आपका प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट किया इतने स्टेप में, करेक्ट, यहां तक क्लियर है। फिर हम हेनरी लॉ कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए प्रेशर को, तो मोल फ्रैक्शन आ गया फर्स्ट स्टेप। पर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में पूछा था मास। तो मोल फ्रैक्शन से अगले स्टेप में हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। यहाँ पे जो वैल्यू ज्यादा छोटी थी तो अपन ने वाटर को ही रखा, नीचे वाले में प्लस वाले को हटा दिया, इसको हटा दिए, ये वाले को। ये देखो ना बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। 42.14 इंटू 10⁻³ मतलब कितना है ये, 0.04214 मोल, 0.042 मोल आया ना। उसके सामने आप 27.48 को बड़ा रख सकते हो, इसलिए हटा दिया हमने, सीधा 27.78 से मल्टीप्लाई करिए और नंबर ऑफ मोल आ गया CO2 का। याद है, क्लियर है। एंड लास्ट स्टेप, इसी फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल पता है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास इन ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, हाँ पक्का 100%। चलो नेक्स्ट हैंड डालो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर और गैस में क्या फर्क होता है कि दोनों सेम है? कुछ तो फर्क होगा ना, तभी ऑक्सीजन वेपर नहीं बोलते, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, बट वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर गैस नहीं बोलते। वेपर का ओरिजिनल स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर में है ना, वेपर्स वाले जो रूम टेम्परेचर में होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड, है ना। बट गैस तो ऑक्सीजन तो रूम टेम्परेचर में गैस ही है ना, तो इसलिए उसको गैस बोलते हैं और वाटर के लिए वाटर वेपर यूज करते हैं, क्योंकि वेपर का जो ओरिजिनल फॉर्म है जो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए वाटर की गैस को वेपर बोलते हैं, और ऑक्सीजन को गैस बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो रूम टेम्परेचर में भी गैस ही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, इसका मीनिंग समझना, वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है ना। अभी तक अपन गैस प्रेशर तो जानते हैं कि गैस अगर है, इस रूम में गैस है तो वो जा करके वॉल्स में टकरा रही होंगी, और ये कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट के कारण फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो प्रेशर बोलते हैं। तो जी ये वॉल है, ये गैस बार बार जाकर के हिट कर रही है, कि हमको पता है गैस तो रैंडम मूवमेंट करते रहती है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीकर है, उनके बीच का स्पेसेस इतना ज्यादा है कि वो रैंडमली मूवमेंट करते रहती है, खुद भी आपस में टकराएंगी और वॉल्स के साथ जाके भी टकराएंगी, और ये जो वॉल्स में वो कॉन्स्टेंटली फोर्स क्रिएट कर रही है इन दैट पर्टिकुलर यूनिट एरिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। और उसको मेजर करने के लिए अपन एक मैनोमीटर लगा देते हैं जिसमें मर्क्यूरी रहता है, तो मर्क्यूरी का लेवल राइज हो जाता है, हमको पता चलता है कितना प्रेशर हो रहा है गैस का। अब यही चीज है वेपर भी करेगा, यही चीज क्या करेगा, वेपर भी। मतलब आप सोचिए कि आपके पास एक कंटेनर है ना, एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं वरना वेपर उड़ जाएगा बाहर, है ना। एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं और साइड में हम अपना मैनोमीटर फिक्स कर देते हैं, ऐसा वाला, ठीक है, क्लियर है ये। यहां पे भर दिया मैंने एक लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो वेपराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल समझते हैं ना, द लिक्विड विच कैन बी इवेपोरेटेड इज वोलेटाइल लिक्विड। तो यहां मैंने ले लिया वाटर, देखिए वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब आपने यहाँ पे इनिशियल किया तो मर्क्यूरी का जो लेवल है दोनों साइड में, दोनों आर्म्स में बराबर है। जब तक ये यहां से प्रेशर आएगा ना तो ये नीचे जाएगा, तो ये अपने आप ऊपर उठ के प्रेशर का रीडिंग शो करेगा आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे वेपर बढ़ने चालू होंगे, इवेपोरेट होगा ना वाटर, तो यहाँ पे धीरे धीरे वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ना चालू हो रहा होगा, है ना। कुछ वेपर्स यहाँ जाके धक्का दे रहे होंगे मर्क्यूरी को, प्रेशर लगा रहे होंगे, तो वो नीचे जा रहा है, ये उठेगा धीरे धीरे ऊपर। तो जैसे जैसे वेपर बढ़ते जाएंगे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, बढ़ेगा ना। और प्रेशर और वेपर बढ़े, और प्रेशर बढ़ा, और वेपर बढ़े,
और प्रेशर बढ़ा, ये बढ़ता रहेगा, है ना। बट एक समय ऐसा आएगा जहां पे यहाँ पे इतने वेपर्स हो जाएंगे ना, उनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपस में टकराएंगे, वॉल्स में भी टकराएंगे, प्लस इस लिक्विड के सरफेस में भी टकराएंगे, और क्या हो जाएंगे, कंडेंस। अभी तक तो इवेपोरेशन ही हो रहा था, इवेपोरेशन का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। आपको याद आ रहा है, ये चीज मैंने आप लोग को इक्विलिब्रियम में पढ़ाई है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब विच इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और धीरे से अब वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा भीड़ बढ़ने के बाद। तो अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। तो एक समय आएगा जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, और अब और वेपर्स बनते हुए आपको दिखेंगे नहीं। तो अब ये प्रेशर आके कांस्टेंट हो जाएगा। पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा था ना प्रेशर, लेकिन पहले सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो रहा था, पहले सिर्फ इवेपोरेशन ही हो रहा था। फिर धीरे से कंडेंसेशन चालू भी हुआ, तो पहले इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा थी, कंडेंसेशन की स्पीड कम थी। अब धीरे 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 दोनों की स्पीड बराबर हो गई। इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि अब जितने समय पर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपराइज होकर वेपर बनेगा, उतनी ही देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के लिक्विड भी बन जाएगा। मतलब अब नंबर ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो गए, नंबर ऑफ वेपर्स कांस्टेंट। मतलब 100 थे तो अब एक कम होकर के 99 होगा, तो ये फिर से एक इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर 100 हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। मतलब अब ये 100 में फिक्स हो गया। एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, इसकी क्वांटिटी फिक्स हो गई, तो अब इसके कारण जो प्रेशर होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या। तो वेपर प्रेशर कब नापा जाता है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसके पहले तो वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था ना। कैसे नापोगे, थोड़ा पहले इसको नाप के गए बाहर, देख के आए तो फिर बढ़ गया, तो रुको। तब तक रुकेंगे जब तक वो प्रेशर कांस्टेंट ना आ जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम जैसे ही पहुंचेगा, मतलब नंबर ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो गए ना, तो वो प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ रहे थे। पर अब एक पॉइंट आ चुका है हमारे रिएक्शन का, जहां पर नंबर ऑफ वेपर्स अब और बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन भी चालू हो चुका है। तो अब नंबर ऑफ वेपर्स कांस्टेंट, तो उनके कारण प्रेशर भी कांस्टेंट, और इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसका। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लिख लियो ना, हेडिंग, है ना। चलो एक डेफिनेशन लिखना, फिर अपन टाइप्स में आते हैं। यहाँ पे देखो दो हेडिंग लिखी हुई, अपन वेपर वेपर प्रेशर को भी दो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हेडिंग है देखो, एक है लिक्विड इन लिक्विड और एक है सॉलिड इन लिक्विड। वहां अपन क्या क्या पढ़े थे, सॉलिड इन लिक्विड का सॉलिबिलिटी और गैस इन लिक्विड का सॉलिबिलिटी। हेनरी लॉ वही तो था। हेनरी लॉ डील्स विद द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए एक क्वेश्चन आता है, विच लॉ डील्स विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने तो बताया ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है। हाँ चलिए डेफिनेशन लिखेंगे वेपर प्रेशर का। लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड ही बोलेंगे कि वेपर तो लिक्विड के ही बने हैं ना। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is the pressure exerted by the vapors is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid। लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम आया ना, देखो ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पहुंचा है, कौन, वेपर्स। Vapor pressure of a liquid is the pressure exerted by vapor when it is in equilibrium with the liquid। हाँ मतलब उसके बाद उसके पहले वाला भी वेपर प्रेशर ही है, पर वो तो बढ़ता जा रहा है ना। पर आप तो फिर आप रीडिंग कैसे मानोगे कि कौन सा सही प्रेशर है। तो वेट करो, वेट करो उसके वैल्यू को कांस्टेंट होने का, इक्विलिब्रियम पहुंचने का। देखिए उसके बाद फिर ये वैल्यू कांस्टेंट होंगे। पहले मैंने अपन बात की ना कि पहले ये दोनों बराबर थे, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया प्रेशर। क्यों बढ़ता गया प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स बढ़ते जा रहे थे।
तो उनके कारण प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। पर एक समय आएगा जब कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट में क्या होता है, मास ऑफ मतलब रिएक्टेंट का क्वांटिटी और प्रोडक्ट का क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो अब और वेपर्स बन तो रहे हैं बट वो बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उतने देर में एक वेपर कंडेंस भी हो जा रहा है। तो अब क्वांटिटी फिक्स हो चुकी है। तो अब आप अगर जो रीडिंग देखोगे ना वो सही रीडिंग है। देखिए इसके पहले तक आप बार बार रीडिंग देख रहे थे तो वो बढ़ती जा रही थी, तो आप किसको सही मानोगे। पर अब जो वैल्यू आकर के फिक्स हो चुकी है ना, वो सही वैल्यू है उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर के प्रेशर की। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। पर क्योंकि अपन चैप्टर पढ़ रहे सॉल्यूशन, तो सिर्फ सिंगल लिक्विड का तो प्रेशर नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन का प्रेशर देखेंगे। तो सॉल्यूशन दो टाइप के बनेंगे लिक्विड में, एक लिक्विड इन लिक्विड और एक सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि यही वेपराइज होते हैं ना। गैस तो पहले से ही गैस है। लिक्विड इन लिक्विड्स और सॉलिड इन लिक्विड, इन दो का अपन को वेपर प्रेशर पढ़ना है। अगर दोनों ही लिक्विड है तो क्या होगा, दोनों वेपराइज होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप मान लीजिए पेट्रोल और वाटर ले रहे हो, मिक्स कर दिए, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों के ही वेपर्स बनेंगे। तो जो प्रेशर भी आने वाला है टोटल, वो दोनों का मिलाकर के आएगा। समझ रहे हैं क्या? और सॉलिड इन लिक्विड के में क्या होगा, सिर्फ लिक्विड, क्योंकि वो सॉलिड कैसे होते हैं, लगभग नॉन वोलेटाइल। सॉलिड क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो वो आपके वो तो वेपराइज नहीं होने वाले, तो उनके कारण कोई प्रेशर नहीं होगा। तो जो भी वेपर्स होंगे वो किसके होंगे, लिक्विड के ही होंगे। समझ में आ रहा है क्या? पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, अपन जब इस टॉपिक में आएंगे सॉलिड इन लिक्विड वाला, तो बताऊंगा कि वो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, उससे इफेक्ट क्या होगी। ठीक है, चलो नीचे लिखना, नीचे अगर सॉलिड का कुछ इफेक्ट नहीं होगा तो होगा ना, इफेक्ट होगा। मैं बताऊंगा क्या इफेक्ट होगा सॉलिड का। ठीक है, हाँ लिख लीजिए नीचे, इन दोनों लाइन को लिख लो। लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। ये लाइन तो सबको पता है ना। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड है, जिसका सॉल्वेंट, ये तो अपन डे वन में देखे थे ना कि सॉल्वेंट का स्टेट जो होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। ठीक है, नीचे लाइन वाले लिख लो, द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, लिक्विड तो वोलेटाइल होगा, द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, वेयर एज सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। डिपेंड करेगा आप क्या डाल रहे हो, लिक्विड ही डाल रहे हो तो वो भी वोलेटाइल होगा, सॉलिड डालोगे तो वो नॉन वोलेटाइल होगा। द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। ठीक है, आप पहला लिख लो, फर्स्ट हेडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले हम बात करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, फिर आएंगे सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्यूशन में। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब यहां पे ऐसा है कि दोनों लिक्विड लिया, तो आप लोगों ने बोला ना कि दोनों वोलेटाइल होंगे तो दोनों का ही वेपर बनेगा। तो अब एक और लॉ पढ़ने वाले हैं अपन यहां पर, है ना, ये है राउल्ट्स लॉ। अब इन्होंने क्या बोला, जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा लोगे ना वो ज्यादा वेपराइज करेगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स कर रहा हूं, लिक्विड ए का मैंने 10 मोल लिया और लिक्विड बी का 3 मोल ही लिया फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्वांटिटी किसकी, मेजॉरिटी किसकी है, ए की। बी तो मैंने वैसे ही कम लिया है, तो नंबर ऑफ वेपर्स जो बन के ऊपर आने वाले हैं वो भी ए के ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी ज्यादा थी, है ना। बी तो मैंने बहुत कम लिया, 3 ही मोल लिया उसके सामने, तो उसके भी नंबर ऑफ वेपर्स आएंगे पर वो कम होंगे। तो उन्होंने यही बोला कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा लिया है उसके कारण वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो टोटल वेपर प्रेशर में तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। अगर आपने इसी बीकर में, ये जो बीकर अपन ने बनाया था, इसमें लिक्विड 1 लिक्विड 2 दोनों ले लिया, यहां पे क्या है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 दोनों है। लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है, इसका मोल फ्रैक्शन x2 है। तो उन्होंने ये बोला, ये जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर, इट विल बी द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। क्या बोलेंगे, सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ही कि सिर्फ एक ही लिक्विड के कारण ये प्रेशर आ रहा है। प्रेशर वेपर तो दोनों के हैं, तो प्रेशर भी दोनों के कारण हो रहा है। तो इंडिविजुअल प्रेशर को क्या नाम देते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर्स। ऐड करके बोलेंगे टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ
partial pressure, and according to Raoult's law, partial pressure is directly proportional to mole fraction of that liquid. Partial pressure is directly proportional to mole fraction of that liquid. Am I clear? यही हमारा सेकेंड लॉ है, विच इज राउल्ट्स लॉ. ठीक है, क्लियर है ये? और आपको याद है मैं डे 1 में कहा था कि मैं 1 जहां लिखूंगा आप उसको सॉल्वेंट मानना और 2 को सॉल्यूट. तो ये याद रखना है ना, 1 मतलब सॉल्वेंट है हर बार हमारा और 2 मतलब सॉल्यूट है. इसको ऐसे भी याद सकते हो कि पहले सॉल्वेंट लोगे फिर तो सॉल्यूट डालोगे ना, कि चम्मच लेके खड़े रहोगे. पहले क्या लोगे? एक चम्मच, एक गिलास पानी, फिर इधर से नमक निकाल के ऐसे डालोगे ना, शक्कर निकाल के डालोगे. तो पहले क्या आया? सॉल्वेंट, फिर आया सॉल्यूट. तो 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट. ये बस याद रखने के लिए बता रहा हूं. ठीक है. हाँ, क्या कुछ बोल रहा था? हाँ हाँ, ये P1 प्लस P2 जो आया है ना, P टोटल, ये इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद ही आया है. मैं आपको देखो सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर समझाया, वही चीज डबल में भी काम आएगी, वही चीज ट्रिपल 3 लिक्विड में भी काम आएगी. देखो वेपर तो 2 में भी बनेंगे ना, तो धीरे धीरे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा. फिर एक समय आएगा कि नंबर ऑफ वेपर्स की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा. फिर अपन वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे? कांस्टेंट होने का. फिर वो वैल्यू कांस्टेंट जो होगी वही होगी टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है दोनों लिक्विड का ना. हाँ, अपन बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेपराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन करवा रहे हैं. यहाँ मैंने अभी हीट करना तो चालू किया ही नहीं है ना. वी आर जस्ट सीइंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है, कुछ डाउट है क्या लास्ट बेंच? क्या डिफरेंस? देखो, आप बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के स्पेशल केस हैं, क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वहां पे है P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, और यहाँ पे है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. अब यहाँ पे एक कांस्टेंट चेंज करेंगे अपन. वहां पे ये हेनरी लॉ कांस्टेंट था जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला ना, चलो इसको यही बताता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिखवा के बताता, पर आप पूछ लियो तो अभी सुनो. P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स, जहां पे P नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट. मतलब आप इमेजिन करिए कि ये आपने कंटेनर लिया जिसमें दोनों लिक्विड था. ठीक है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, ये टोटल प्रेशर आया होगा आपका. अब आप एक कंटेनर, वही सेम कंटेनर लो और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डालो. फिर एक वही कंटेनर लो और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डालो. तो ये जो रीडिंग आने वाली है ना, ये होगी P1 नॉट, और ये जो रीडिंग आएगी ये होगी P2 नॉट. जब वो अकेला होगा ना, उसका राज होगा जब अकेले का, तब जो प्रेशर है उसको प्योर बोल रहे हैं. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. तो अब ये लॉ कैसा हो गया? P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2. तो यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंस है. वहां जो कांस्टेंट था वो हेनरी लॉ कांस्टेंट था जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट था. ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये भी फिक्स वैल्यू है इनकी. वो भी कब की है वैल्यू? ये जब उसको अकेला लिया गया था, जब उसको अकेला लिया गया था, जब उसको अकेला लिया गया था. तो जो वैल्यू आ रही है वो है ये कांस्टेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लिख लो इसको नीचे. लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन of 2 volatile liquids. Let us consider a binary solution of 2 volatile liquids, और दोनों को नाम दे देते हैं 1 and 2, है ना. And denote the 2 components as 1 and 2. Denote the 2 components as 1 and 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए क्या लिखा हुआ है. जब दोनों को एक क्लोज्ड वेसल में लेंगे तो दोनों का इक्विलिब्रियम चालू होगा, मतलब इवेपोरेशन चालू होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे अपने वेपर, अपने लिक्विड स्टेट के साथ, और उसी को प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे? P टोटल. अभी जो रीडिंग आपको दिख रही होगी मिक्स करने के बाद. देखो, व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है. बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट
and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase. Between the vapor phase and the liquid phase. Between the vapor phase and the liquid phase. और अब जब आप रीडिंग देखोगे प्रेशर की, वही होगा टोटल प्रेशर, पी टोटल नाम देंगे उसको. लेट द नेक्स्ट लाइन में, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल. लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल. और इंडिविजुअल को क्या नाम दे रहे हैं अपन, P1 P2, और उनका नाम क्या है, पार्शियल प्रेशर्स. पार्शियल का मैंने उस दिन भी मीनिंग बताया था ना आपको, कि उसका एक पार्ट है, इसलिए पार्शियल नाम दे रहे हैं. उस टोटल में उसका एक हिस्सा है, पार्ट है. तो P1 and P2 be the partial vapor pressure of the two components 1 and 2 respectively. Let the total vapor pressure at this stage be P total, समझ के लिखना जो लिख रहे हो. And P1 and P2 be the partial vapor pressures of the two components 1 and 2 respectively. और ये दोनों अपने मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं. कौन दोनों, P1 and P2. यहीं से हमारा राउल्स लॉ आएगा फिर. These partial pressures are related to the mole fractions x1 and x2. यहां थोड़ा शॉर्ट करना चाहे तो शॉर्ट कर सकते हो कि these partial pressures are related to their mole fractions x1 and x2. ये सब काट देना, थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना. These partial pressures are related to their mole fraction x1 and x2. और इसी रिलेशन को हम राउल्स लॉ बोलते हैं. तो एक और डिफरेंस, राउल्स लॉ डील्स विद द वेपर प्रेशर and Henry law deals with the solubility of gas in a liquid. बढ़ाओ आगे. These partial pressures are related to their mole fractions x1 and x2. हो गया, यही राउल्स लॉ है. डाल लो हेडिंग नीचे, राउल्स लॉ. राउल्स लॉ, it states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. समझ रहे, यानी कि P1 directly proportional to x1 and P2 directly proportional to x2. लिख लो पूरा फॉर कंपोनेंट 1, फिर इक्वल टू लगा करके P1 नॉट लिख देना, जहां P1 नॉट का मतलब क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जब उसको अकेले लिया गया था. फिर ऐसे ही 2 का भी लिख लो, P2 is equals to P2 not x2. स्टेटमेंट ध्यान से लिखेंगे. It states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. ये माइनस मत लिख देना, 1 माइनस करके लिखा है, समझ सोचना ना भाई. कंपोनेंट 1 के बाद हाइफन है. थोड़ा दिमाग खोल के लिखना जो भी लिख रहे हो, सिर्फ कॉपी मत कर देना है पूरा एकदम. कोई डाउट यहां तक? ये तो हमको ही पता है, जो लिक्विड ज्यादा लोगे उसके कारण वेपर ज्यादा होंगे, उसके कारण प्रेशर ज्यादा होगा, है ना. शायद हम भी उस समय होते तो हम भी अपना लॉ निकाल देते. हाँ, क्या पता होगा 70s 90s में. लिखा है क्या भाई ने कहीं कुछ, 1886. हाँ,
हो गया। इसके बाद पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये सब स्मॉल पी लिख रहे हो ना आप लोग, ये कैपिटल पी नहीं है। देखो मैं यहां भी स्मॉल पी यूज किया हूं सारे। फॉर कंपोनेंट P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अरे यही तो लॉ है जो ऊपर लिखे हो। हाँ, अरे तो इससे तो ऊपर भी लिख दिया हूं भाई, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अब वो कंप्यूटर में अल्फा साइन आता है ना, तो कैसे करोगे, है ना। यहीं पे अभी तुम, देखो यहाँ पे दो दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लाइंस बनेंगी। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, जैसे अपने हेनरी लॉ का ग्राफ बनाया था ना, वैसे राउल्स लॉ का भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़ू। टोटल का भी लिख लेते हैं, पी टोटल लिख लो। ये एक लॉ था जो आपके 11th के पोर्शन से स्किप हो गया, शायद आपने पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसका मीनिंग ये होता है कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, बस यही लॉ है। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल, यही डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर यानी कि पी टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। वही चीज है P1 प्लस P2। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा ना लिख करके ना, एक काम करो, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखना, और ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। बस इतना लिख के छोड़ देना, क्योंकि उसका मीनिंग वही है, इट इज द सम ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स के प्रेशर को ऐड करोगे तो टोटल कंपोनेंट टोटल प्रेशर आ जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर देना दोनों की, P1 P2 आप ऊपर निकाल चुके हो, पुट द वैल्यूज हियर। P1 की जगह P1 नॉट X1 एंड P2 की जगह P2 नॉट X2। उसके बाद का स्टेप समझ में आ रहा क्या हुआ है, X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होता है ना, अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। तो वही X1 की जगह 1 माइनस X2 लिखा है, सही है, लिख सकते हैं ऐसा। फिर क्या किए, P1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और X2 वाले को कॉमन ले लिए, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना है पी टोटल का। डन। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। बढ़ो आगे, ये इसका ग्राफ है। एक ही ग्राफ में दोनों बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो एक ही ग्राफ में दोनों को बनाएंगे। देखो दो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये जो ऊपर की लाइन है वो टोटल की लाइन है। तो तीन स्ट्रेट लाइन हो गई ना। एक अपन ने ड्रॉ करी कौन सी, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 वाली, जिसमें अपन ने P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1 लिख दिया था। एक लाइन इसकी है, कौन सी लाइन उसके बता पाओगे क्या मुझे, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1 की लाइन कौन सी है, ये वाली कि ये वाली। हाँ, सब तो ये वाली बोला ना मैंने, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली की थर्ड वाली, फर्स्ट वाली। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप इस इक्वेशन में X1 की वैल्यू 0 पुट करते हो तो P1 क्या आएगा, 0, यानी कि ये रहा पॉइंट। ठीक है, अरे हाँ है ना। फिर अगर आप X1 की वैल्यू 1 पुट करते हो तो P1 क्या आएगा, P1 नॉट, तो वो हो गया ये वाला पॉइंट।
इन दोनों को जोड़ दिए तो बन गई ये वाली लाइन। ऐसी तो बनाता हूं ना मैथ्स में भी लाइंस, दो वैल्यू पुट कर दी x1 की, ऐसी आप x2 की दो वैल्यू पुट करो, p2 इज इक्वल्स टू p2 नॉट x2। एक बार x2 की वैल्यू 0 पुट करो, यू विल गेट दिस पॉइंट, और एक बार x2 की वैल्यू को 1 पुट करो, यू विल गेट दिस पॉइंट। दोनों को जोड़ दो, बन गई हमारी p2 की लाइन। लिखा भी तो है p1 p2, वही देख के बताया गया। लिखा तो है, देखो ना p1 की लाइन है ये। कौन सी? देखे तो वो 0 और हाँ वो देखो दोनों हो सकती है। यहाँ पे आप मतलब ये फिक्स नहीं है कि यही p1 है। आपने यहाँ पे p1 नॉट लिखा है ना, इसलिए ये p1 बन गई है, और यहाँ p2 नॉट लिखे इसलिए ये p2 बन गई है। इसको p1 और इसको p2 बोल दोगे तो भी गलत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब आप ये ग्राफ बनाओगे ना, तो ये दोनों की हाइट सेम मत करना, क्योंकि कोई भी दो लिक्विड एक जैसी नहीं होती। कोई भी दो लिक्विड एक जैसी नहीं है ना भाई, सबका अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, सब अलग टाइप से इवेपोरेट हो रही है। तो आपने p1 नॉट और p2 नॉट होता क्या है, व्हाट वाज p1 नॉट p2 नॉट, जब दोनों को अकेले अकेले लिया गया, तो आपने जब लिक्विड 1 को अकेले लिया तो वो अलग टाइप से वेपराइज हुई होगी, और लिक्विड 2 अलग टाइप से वेपराइज हुई होगी। अलग टाइप से कहने का मतलब इसके नंबर ऑफ वेपर्स और इसके नंबर ऑफ वेपर में फर्क हो सकता है, इसके मास में फर्क हो सकता है, तो प्रेशर में भी फर्क होगा ना। तो अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखना, 1 और 2 तो आप किसी को भी दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक को ऊपर रखे हो तो दूसरे को उसके नीचे या उसके ऊपर रखो, क्योंकि कोई भी दो लिक्विड एक जैसी नहीं होगी। अगर आपने ऐसा रख दिया ना तो उसका मतलब दोनों लिक्विड आपने सेम ही लिया था, यानी कि सॉल्यूशन तो लिया ही नहीं, आपने वाटर में ही वाटर मिला दिया, तो सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। समझ गए क्या? तो दो लिक्विड का प्योर सॉल्वेंट वाला प्रेशर या प्योर कंपोनेंट वाला प्रेशर सेम नहीं हो सकता, इसलिए एक को नीचे एक को ऊपर बनाना है। समझ गए क्या? एम आई क्लियर? ठीक है, और ये आपकी पी टोटल वाली लाइन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ग्राफ बना लीजिए। वाई एक्सिस में प्रेशर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन। एक बार मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्योर कंपोनेंट ने 2 लिया ही नहीं, सिर्फ 1 लिए हो, तो उस समय का वेपर प्रेशर क्या होता है, p1 नॉट। और दूसरे वाला केस में क्या किया आपने, सिर्फ 2 वाला लिक्विड लिया, 1 लिया ही नहीं, तो इसको यही तो बोलेंगे, और उस समय का प्रेशर p2 नॉट। ये बात हो गई लिक्विड इन लिक्विड वाले की। अब क्या बच गया एक हमारा, सॉलिड इन लिक्विड की, है ना। सॉलिड डालने पर क्या इफेक्ट होने वाला है? हाँ, क्योंकि वो जगह ले लेगा सामने की, मतलब मैं तो वेपराइज नहीं होऊंगा, तेरे को भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने जगह ले ली ऊपर की, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये इफेक्ट है, बता रहा हूं अभी वापस। डन। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं, वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है, समझना वेपर फेज का मतलब क्या है। हमने जो बीकर लिया था ना, एवरीवन इधर ध्यान देंगे ना, यहाँ पे दो लिक्विड थी, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, उसके लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन x1 x2 बोला था हमने, हाँ या ना। अब यहाँ पे तो दोनों के वेपर्स भी है, ये लिक्विड 1 का वेपर समझ लो, और ये लिक्विड 2 का वेपर भी समझ लो। तो यहां भी तो दोनों प्रेजेंट है ना, जैसे नीचे दोनों प्रेजेंट थे तो वो लिक्विड फेज कहलाया, ऊपर भी दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वेपर फेज। फेज मतलब क्या है, ऊपर वेपर्स है नीचे लिक्विड है, तो आपने लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को x1 x2 नाम दिया, तो ऊपर भी तो वही दोनों लिक्विड के वेपर्स हैं, तो उनका भी तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना। मोल फ्रैक्शन सिर्फ लिक्विड फेज में थोड़ी ना होता, मोल फ्रैक्शन तो गैस फेज में भी हो सकता है। जैसे इस रूम में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सबका अपना अपना नंबर ऑफ मोल्स होगा और उन सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अपन, है ना? वही फॉर्मूला तो वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला वही है। बस यहाँ पे वेपर फेज लिक्विड फेज दो टाइप के फेज हो गए हैं। तो हमने x1 x2 नाम दिया लिक्विड फेज के लिए, तो इसके लिए भी वेपर प्रेशर, इसके लिए मोल फ्रैक्शन को नाम देते हैं अपन y1 एंड y2। y1 is the mole fraction of vapors of liquid 1 and y2 is the mole fraction of vapors of liquid 2. x1 is the mole fraction of liquid 1 and x2 is the mole fraction of liquid 2। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये अभी तक अपन x1 x2 जो बोल रहे थे वो लिक्विड फेज की बात कर रहे थे। अब उन्हीं लिक्विड्स के वेपर भी तो ऊपर हैं, वहां भी तो क्वांटिटी मेजर करोगे ना कि इसके इतने वेपर हैं, इसके इतने वेपर हैं, तो उनको बोल रहे हैं y1 एंड y2। हालांकि मोल फ्रैक्शन का सिंबल x ही होता है, बट फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि x1 x2 तो अपन लिक्विड फेज की बात कर रहे थे, तो फिर इसको कैसे x1 x2 नाम दे देंगे? तो उनको अपन क्या नाम देते हैं? y1 एंड y2। तो उसका भी रिलेशनशिप होता है कि y1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ, मतलब कंपोनेंट 1, उसका वेपर फेज, उसका y1 और y2 क्या होता है? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड 2। और ये इनका रिलेशनशिप होता है कि पहले वाले के कारण जो प्रेशर होगा वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर प्रेशर। मतलब आप समझिए कि परसेंटेज निकाल रहे हैं कि टोटल में से पहले वाले का प्रेशर कितना है और टोटल में से दूसरा वाले का वेपर प्रेशर कितना है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना उसका वेपर्स है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं अपन? y1 ज्यादा होगा तो उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा, y2 ज्यादा होगा तो उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है? तो लिख लो उसको भी। द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, the composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressures of the components. The composition of vapor pressure in equilibrium with the solution is determined by the partial pressures of the components। यानी कि y1 एंड y2 कैसे निकालेंगे? ये कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर फेज का मतलब वही तो है, y1 एंड y2, और इनकी वैल्यू आप उनके पार्शियल प्रेशर से निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर आप ऑलरेडी राउल्स लॉ से निकाल चुके हो। If y1 and y2 are the mole fractions of the components 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure, P1 is equals to y1 P total and P2 is equals to y2 into P total. तो यहां से अगर आपको y1 निकालना होगा तो y1 क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P टोटल। सिमिलरली y2 निकालना होगा तो P2 अपॉन P टोटल। ठीक है? और इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है? देखो हमको कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए टोटल में से कंट्रीब्यूशन उसका कितना है? y1 ही तो कर रहा है वो कंट्रीब्यूट, बाकी तो y2 आपका दूसरे लिक्विड का वेपर मोल फ्रैक्शन है। तो y1 इंटू पी टोटल, टोटल में से y1 कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन उसमें, और इसमें y2, तो उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है? हो गया? एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दोनों ही लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन बोथ आर लिक्विड्स। Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। ये दोनों का क्या दिया हुआ है? प्योर वाला।
यानी कि पी नॉट वाला। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। पहले ये वाला फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फिर सेकंड पार्ट तो वेपर फेज वाला है। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में बताइए मुझे। आपके पास पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म है, आपके पास पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन भी है। क्या क्या इनकी वैल्यूज, इसकी 200 है और इसकी वैल्यू 415 mm। देखो ये वही वैल्यू है जो मैंने आपको ना ऊपर नीचे होती है, कोई भी दो लिक्विड एक जैसा नहीं होता ना। देखो क्लोरोफॉर्म की नीचे बनेगा, ग्राफ का बता रहा हूं मैं आपको, और डाइक्लोरोमीथेन ऊपर बनेगा। एम आई क्लियर? अरे ये P1 नॉट और P2 नॉट है, 1 और 2 की जगह मैंने उनके नाम ही लिख दिए। समझ रहे हैं क्या यहां तक? ठीक है, ओके। आपको निकालने क्या बोला है, P1 एंड P2 निकालने बोला है ना, कि P ऑफ CHCl3 एंड P ऑफ CH2Cl2 आपको निकालने बोला है, हाँ या ना? राउल्स लॉ कैसे लिखोगे दोनों के लिए? राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, partial pressure of chloroform is equals to mole fraction of chloroform into, हाँ, प्योर क्लोरोफॉर्म, जब सिर्फ अकेला क्लोरोफॉर्म लिया गया था वाला प्रेशर, ये हमारे पास है, ये हमें निकालना है और ये निकल जाएगा। जो डेटा दिया है उससे ये निकल जाएगा। क्या डेटा दिया आपको? 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड विथ 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, पर ये ग्राम दिया है, आप इसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे। एम आई क्लियर? सीधा डायरेक्टली नहीं देगा, कुछ तो मेहनत करवाएगा ना। वैसे ही P ऑफ CH2Cl2 अगर आपको चाहिए तो राउल्स लॉ लिखा हूं ये मैं, X ऑफ CH2Cl2 इनटू P नॉट ऑफ CH2Cl2। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ये दोनों के राउल्स लॉ लिखे हुए हैं, जिसमें आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, ये दोनों चीजें गिवन है, और ये इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सुन रहे हैं क्या? चलो निकालते हैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसके पहले सबसे पहले दोनों के मासेस को मोल में कन्वर्ट करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? हाँ, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। हालांकि पूछा नहीं है, मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होगा? क्या बाय क्या करूं? हाँ, गिवन मास विच इज 25.5 अपॉन मोलर मास किसी ने निकाला कि क्लोरोफॉर्म का? 1119.5। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 40 डिवाइडेड बाय कितना? मेरे से पूछो मत। ये 12, 13, 14, 14 और वो हो जाएगा आपका 35.5 इंटू 2, 71। हाँ ठीक है, 85। और ये भी चेक करूं कि ठीक है। ये दोनों के नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं अभी, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर यहां पुट करोगे तब दोनों के प्रेशर्स आएंगे। निकालिए। एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, दूसरे का तो 1 माइनस कर देंगे। क्या बोलते? कितना कितना आ रहा है ऊपर वाला? 0.108। इसका 0.49 बस।
देख लो, एक डिजिट और बता दो। इसका भी 3 डिजिट बताया तो इसका ही बता दो ना, ताकि यहाँ पे कैंसिल करने में पॉइंट्स को आसानी हो जाए। इसको भी चेक करूं क्या आ रहा है कि नहीं सही। ये गड़बड़ है कुछ। 213 है और ये भी गलत है। हाँ, 470 दिया है, ये आ रहा है 0.470 और ये है 0.213। कैसे कर रहे हो ऐसे कैलकुलेशन, कैसे चलेगा। और देखो यहाँ एक चीज इधर देखना, सौभाग्य, ये क्या है 255 अपॉन ये है 119.5, राइट। कैंसिल करोगे तो पॉइंट तो हट जाएगा ना। आप 19 का या 11 का टेबल देखो ना, 11 टू सा 22 होता है, तो ये 25 है, ये 2 टाइम्स जा सकता था। आपका 0.1 कैसे आ रहा था, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं। आपने 255 को 1195 से डिवाइड किया, तो पहले तो जाने नहीं वाला, पर अब पॉइंट लगाने के बाद जाएगा ना, तो ये 2 टाइम्स से जाएगा। देखिए 11 का टेबल लगाओ ना, 11 टू सा 22 होता है, ये तो 25 है, तो जाएगा ना भाई 2550 2 टाइम्स में। 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, और ये 3 और ये 2, देखो आ रहा है 2 टाइम्स में, तो ये 0.1 तो आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? अब ये 239 आ गया, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अब एक 0 और नीचे ले आओ, अब ये 1 टाइम में जाएगा, देखो आ रहा है 2 1, अब ये 1 टाइम में जाएगा 1195। यही मेहनत आप लोग करना नहीं चाह रहे हो एक्चुअली। क्या ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 0, ये 5, सॉरी 4, और एक 0 और ले आओ नीचे, बस 3 टाइम्स में। देखिए 11 4 सा 44 होता है, 11 3 सा 33 होता है, ये 40 कुछ है, तो 3 टाइम में जाने वाला है, तो 2.213 इसका नंबर ऑफ मोल आएगा। ठीक है, तो थोड़ा आलस कम करो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलने वाले एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो करना पड़ेगा ना भाई। और मैं भी करके दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक के मोल फ्रैक्शन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे का तो 1 माइनस करके निकाल लेंगे, क्या बोलते, है ना। चलो जल्दी, एक स्टेप और जल्दी। जल्दी भाई, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, घर चले जाना फिर। हाँ, नहीं नहीं, 0.4 और 0.21 0.2 कैसे नेग्लेक्ट कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 0.213 और नीचे आ जाएगा दोनों का सम विच इज 386, ये आएगा। पॉइंट हटा देना, अब डिवाइड हो जाएगा। मुझे पहला नंबर बता दो, 0 पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या आएगा जल्दी। वेरी गुड, समझ गए ना क्या कर रहे हैं। 6 3 सा 18 और यहाँ तो हमारे पास 2 है, तो 3 बार में जाएगा वो। जल्दी करो, अब कर लो फटाफट। 0.312 है आंसर, 0.312। देखो एक नंबर बताया, इसलिए मैंने 2 नंबर फ्री दे दिया आप लोग को। 0.312 और दूसरा अपने आप निकल जाएगा, 1 माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 688। 688 प्लस 312 करोगे तो 1000 आएगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.312 विच इज 0.688। निकल गया दोनों के मोल फ्रैक्शंस। अब बस मल्टीप्लाई करना है, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई दोनों को। अब तो हो गया क्वेश्चन हमारा, लगभग खत्म हो गया।
तो मैंने आप कहा था ना कि जो भी मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों को निकालने के लिए करनी पड़ेगी। और ये तो हमारा 11th का टॉपिक है, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना तो हम 11th से पढ़ रहे हैं कि अगर ग्राम में दिया है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल बाय मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो वही तो कर रहे हैं, बस एक ही चीज थोड़ी एक्स्ट्रा आप लोग की हुई है, कैलकुलेशन। चलिए लास्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों को फटाफट, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी सेकंड पार्ट बचा है हमारा, मोल फ्रैक्शन एट ईच ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये क्या है पता है? y1 y2, ये दोनों क्या है? y1। अभी तो अपन ने x1 x2 निकाला है ना। ये वेपर फेज वाला अभी अपन पढ़े थे ना, वेपर फेज वाला क्या होता है? y1 एंड y2। कौन सा वाला गया, कहां गया वो? ये वाला y1 एंड y2। तो आपके पास दोनों पार्शियल प्रेशर रहेंगे ना, आपके पास टोटल प्रेशर भी रहेगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो बस दोनों को डिवाइड करना, y1 y2 आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से P1 P2 निकाल के जाओ आप लोग घर, मतलब ये दोनों प्रेशर निकल गया। कितना आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी इक्वल टू, कितना था इसका? 0.312 इंटू इसका क्या दिया है क्वेश्चन में? 200। चलो ये तो कैलकुलेशन इजी है। कितना आ रहा है? 62.4 यूनिट mmHg। वेरी गुड। चलो इसका बताओ, इसका क्या था? 0.688 इंटू इसका प्रेशर कितना था? 415 ना। हाँ, इसका क्या आया आंसर? 285.5 mmHg। दोनों को ऐड करोगे तो पी टोटल आ जाएगा। तो y1 y2 कैसे निकालोगे? सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, y1 इज इक्वल्स टू p1 अपॉन p टोटल एंड y2 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन p टोटल। p1 इज 62.4 अपॉन, ऐड कर देना दोनों को। अब ऐसे यहां पे 285.5 अपॉन दोनों का टोटल। ये होमवर्क रहेगा ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट। इन दोनों का वैल्यू मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में, y1 एंड y2 कितना आ रहा है। सुन रहे हैं क्या? उसमें भी एक निकालना, दूसरे को 1 माइनस कर देना। सुन रहे? ये भी तो मोल फ्रैक्शन ही है, बस वो लिक्विड फेस का था, ये वेपर फेस का है। तो यहां भी आप एक किसी की वैल्यू निकाल लेना y1 की, और दूसरा 1 माइनस y2 कर देना तो 1 माइनस y1 कर देना तो y2 आ जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पक्का ये करके लेके आओगे, बता रहा हूं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर अपना क्या बच गया है? हाँ, सॉलिड इन लिक्विड बचा है। अभी अभी तो अपन ने सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर देखा है, तो दोनों का वेपर प्रेशर था। जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं आएगा, सिर्फ लिक्विड का ही वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।